नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री वॉरियर्स पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, जिसको हम कहते हैं E/m। E/m का जो रेशियो होगा वो हम आज देखेंगे कैसे निकाला जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने क्या किया, कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों के पथ तथा एक दूसरे के लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लग गया। उन्होंने क्या किया कि ये उनका जो उपकरण था, तो इसमें उन्होंने एक तरफ से क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और दूसरी तरफ से उन्होंने दिया मैग्नेटिक फील्ड। एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो था इस तरफ से आ रहा था। इलेक्ट्रॉन उसमें कैथोड किरण के रूप में जब हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, तो वो कण जो आ रहा था, तो वो क्या हुआ, अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और केवल हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। और अगर हम ये दोनों ही हटा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सीधा सीधा चला जाता है। तो इस प्रकार से जे थॉमसन ने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में इनके कारण विचलन होता है, और इन्हीं जो विचलन की मात्रा थी उनका आकलन करके इलेक्ट्रॉन ने जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का E/m की वैल्यू फाइंड की, जो कुछ इस प्रकार से कांस्टेंट आई। तो उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इसी के कारण हमें इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का आवेश पता चला था। तो दोस्तों, यहाँ पे E/m जे थॉमसन की देन है, जो कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद में जब मुलिकन ने अपना प्रयोग किया तेल बूंद का, और उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की, वो हम आगे बात करते हैं मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग की, तेल बूंद विधि की। तो उन्होंने क्या किया, इस विधि में कणित द्वारा उत्पन्न खुलासे के रूप में तेल की बूंदों को संघनित्र के ऊपर की प्लेट में छोटे छोटे गुजर, ये जो आप देख रहे हैं कणित्र, इसको हम कैसे मान लेते हैं, जो आइसक्रीम वाला आता है उसके पास भोंपू होता है, उसी प्रकार से ये था। तो इसको जब पिंच किया जाता है तब यहाँ इस प्रकार से तेल की कुछ बूंदें आती थी छोटी छोटी, तो इसको पिंच किया जाता था, तो छोटे छोटे छिद्रों द्वारा इन बूंदों को गुजारा जाता था। तो यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते थे, ये वाला आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, अब इससे इनको गुजारा जाता था। तो यहाँ पे बीच वाला ये पूरा एक चैम्बर था, यहाँ से बूंदें नीचे गिरती थी इस तरफ। तो यहाँ पे बीच में ये दूरबीन लगी हुई होती थी, इससे इन बूंदों की जो रेडियस आकार होता है उसको मापा जाता था। माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन द्वारा इनका आकार मापा जाता था, जिसके कारण इनका द्रव्यमान पता चलता था। तो अब क्या होता था कि यहाँ पे स्रोत से एक्स किरण पुंज, यहाँ से ये वाला आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक्स किरण पुंज अंदर भेजी जाती थी। तो वहाँ पे जो गैस थी वो क्या हो जाती थी, आयनित हो जाती थी। और जब बूंदें यहाँ से नीचे आती थी, ये बूंदें आ रही है नीचे यहाँ पे, तो क्या होता कि वो गैस की जो आयनित हुए थे, उन आयनों को वो बूंदें ग्रहण कर लेती थी। और फिर क्या होता था, यहाँ पे एक नीचे लगी हुई है, ये वाली जो होगी, ये थी ना, ये थी आवेशित प्लेट। अब क्या होता था कि ये थी ऋण आयन, मतलब ये ऋणात्मक आवेश की प्लेट थी। तो यहाँ से जब बूंदें नीचे आ रही थी, तो मुलिकन ने देखा कि ये बूंदें आती आती एक वक्त तक उनकी गति कम हो गई, और जब आवेश को और बढ़ाया गया तब ये बूंदें क्या हो गई, एक वक्त आया कि यहाँ पे स्थिर हो गई। यानी कि
बूंदें त्वरित गति से आ रही थी, फिर वो रुक गई, और अगर और ज़्यादा आवेश बढ़ाया तो वो प्रतिकर्षित होने लगी। तो मूलिकन ने देखा कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे आवेश की परिकल्पना की। उन्होंने देखा कि यहाँ पे आवेश निकाला उन बूंदों का, तो उन बूंदों में जो आवेश था वो क्या था, किसी एक ही पर्टिकुलर संख्या का इंटीजर मल्टीप्लाई था, जिसको आज हम पढ़ते हैं Q बराबर NE। यानी कि ये वो आवेश था, ये तो वो आवेश था, और ये जो था N इजिकल टू 1 2 3, मतलब कि E के मल्टीप्लाई में 1, E के मल्टीप्लाई में 2, जो संख्या आ रही थी वो इनके इक्वल आ रही थी। तो अब उन्होंने देखा E के इक्वल, E के मल्टीप्लाई में, यानी कि 10 15 या जो कुछ भी हो, तब ये जो Q था वो एक पर्टिकुलर संख्या के मल्टीपल में आ रहा था। तब उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज कर दी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस प्रकार से उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की। अब क्या हुआ कि हमारे पास में E/m था। क्या था E/m? 1.768, और यहाँ पे E निकल गया। तब m की वैल्यू फाइंड हो गई, वो हुई थी 1.109 इंटू 10⁻31 kg। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के मास की भी खोज हो गई। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज से पहले हम बात कर लेते हैं एक बार थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की। तो थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन का जो मॉडल था वो लगभग गलत ही था। उन्होंने कुछ ही बातें सही बताई थी, लेकिन वो आगे चल के बहुत काम आई थी। तो थॉमसन प्रतिरूप में परमाणु एक समान रूप से आवेशित लगभग 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का गोला होता है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसमें इसकी विद्युत विभेदता प्राप्त हो सके। इस मॉडल को हम प्लम फूनिंग मॉडल भी बोलते हैं। यानी कि थॉमसन ने बताया कि ये कोई था गोलाकार आकृति। थॉमसन ने बोला कि इसमें ये गोलाकार है और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं। यानी कि किसी तरबूज में जैसे बीज बिखरे हुए रहते हैं ना, उसी प्रकार से थॉमसन ने बोला कि ये है बीज, ये क्या है बीज, और ये क्या है, ये है तरबूज। और इसमें जो बीज वाला भाग होगा वो क्या होगा, द्रव्यमान होगा इसका, एटम का। यानी कि थॉमसन ने ये बोला था कि परमाणु के बीच में इसका द्रव्यमान होता है। ये बहुत बड़ी बात थी। थॉमसन ने ये बोला कि एटम के बीच में उसका समान रूप से वितरित द्रव्यमान होता है, और बीच बीच में जैसे तरबूज में बीज होते हैं उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी बोली थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि ये ऋण आवेशित क्यों नहीं होता, यानी कि इस पे कोई आवेश क्यों नहीं होता। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आता। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे धनावेश था, लेकिन वो इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि यहाँ पे
उदासीनता किस वजह से है, यानी कि परमाणु की विद्युत उदासीनता को वो स्पष्ट नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया। तो ये हम मॉडल लेते हैं, इसमें आप देख रहे हो कि त्रिभुज है, त्रिभुज का जो लाल भाग है उसको जे थॉमसन ने बोला था कि ये धनावेश है और उसका क्या है, द्रव्यमान भी है, परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से इसमें वितरित है। और जो इसमें बीज दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बिखरे हुए होते हैं। लेकिन ये मॉडल गलत निकल गया आगे चलकर। जब रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी तब ये मॉडल एकदम विफल रहा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ यही बात सही बताई कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणु होते हैं, वो गोल होते हैं। ये बात उन्होंने सही बताई थी। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम में होते हैं, लेकिन उनकी स्थिति वो सही रूप से नहीं बता पाए। तो इस प्रकार थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। तो सबसे पहले जानते हैं रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में न्यूजीलैंड में हुआ था। ये न्यूजीलैंड के निवासी थे भाई। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। विज्ञान में अत्यधिक रुचि के कारण नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाने लगे। प्रसिद्ध रासायनिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1911 में परमाणु के संरचनात्मक विषय में प्रतिरूप पेश किया, यानी कि 1911 में परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने अपना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सौरमंडल में केंद्र भाग में सूर्य केंद्र के बाकी स्थिर रहता है, बाकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उस प्रकार से नाभिक भी केंद्र भाग में स्थिर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सौरमंडल में सूर्य केंद्र होता है और बाकी जो ग्रह होते हैं उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, उसी प्रकार से परमाणु में भी केंद्र भाग स्थित रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। बिल्कुल सही बात की सर आपने, 100% हम आपसे सहमत हैं, क्योंकि अभी हमें पता है। परमाणु मॉडल का सौर मंडल प्रणाली परमाणु मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अपने आप में उन्होंने सोने की एक पतली यानी कि उन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली बहुत ही सोने की पतली पन्नी ली और उन पे अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे अल्फा कण जो होते हैं इतने फास्ट मूव करते हैं कि वो परमाणु को चीर कर निकल जाते हैं, इतने फास्ट। हाँ, उसमें से निकलने के बाद में उनकी जो थोड़ी बहुत गति कम होती है, लेकिन वो उस झिल्ली में से निकल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सोचने की बात है कि क्या सोना इतना सस्ता है कि उन्होंने इस प्रयोग के लिए सोने की ही पतली पट्टी का उपयोग किया। ये भी एक सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि सीधा ही सोने की पत्ती ली, उन्होंने सोने पर ही ये पतली पन्नी लेके एक्सपेरिमेंट। उन्होंने पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें उन्होंने अलग अलग धातु अलग अलग मेटल की पत्तियां ली थी और उन सब पे देखा था। फिर जब उन्होंने देखा कि सोने की जो तन्यता होती है, तन्यता माने तो जो उसकी हम उसको मैक्सिमम पतला बना सकते हैं, सोना जो होता है उसको पीट कर बहुत ही इतना पतला कर सकते हैं जितना कि अन्य कोई धातु नहीं होती। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सोने की पतली पन्नी ली ताकि अल्फा कणों को गुजरने के लिए आसानी हो। उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो उन्होंने देखा कि कुछ कण जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं और कुछ कण जो होते हैं वो कुछ मोड़ पे मुड़ जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो उससे टकरा के वापस लौटते हैं। अब ये बात उनको खली।
तो उनका प्रयोग इस प्रकार से था कि यहाँ से करते थे वो अल्फा कणों की बमबारी। यहाँ से अल्फा कण निकलते थे और ये थी सोने की पतली झिल्ली जिस पे अल्फा कण आके टकराते थे। तो अब यहाँ पे क्या होता था कि जो अल्फा कण इस प्रकार से किसी परमाणु से टकराते थे तो कुछ तो जो खाली जगह से निकलते थे वो कुछ तो सीधे निकल जाते थे, लेकिन जो ज़्यादा नाभिक के करीब से निकलते थे वो क्या होते थे, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते थे। यानी कि ये जो इस प्रकार से हो रखे हैं और बाकी के क्या करते, सीधे सीधे निकल जाते। अब यहाँ पे 20,000 में कितने में से 20,000 में से एक कण ऐसा होता जो क्या करता, सीधे नाभिक से पंगा लेता जो यहाँ पे ले रहा है। तो वो उसको क्या करना पड़ता, वापस लौटना पड़ता कि चल भाई तू तो सीधे सीधे वापस निकल। तो ये देखिए यहाँ पे सीधा आता और टकराता सीधे किससे, नाभिक से। तो ये देखिए यहाँ पे वापस जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है और इस प्रकार से अपने 180 डिग्री पे वापस निकल जाता लगभग 20,000 में से, यानी कि बहुत कम मात्रा में। तो उन्होंने क्या बताया कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। 10⁻⁻15 मीटर। ये दोस्तों 10⁻15 मीटर बहुत ही छोटी संख्या है, बहुत ही छोटी। यानी कि हम बात करते हैं परमाणु का जो आकार था वो कितना था, 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक का आकार उन्होंने क्या बताया, 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि ये एक कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड है और उसमें गेंद यहाँ पे पड़ी है। उन्होंने ये बोला कि एक बहुत बड़े क्रिकेट या फुटबॉल का ग्राउंड है और उसमें एक छोटी सी गेंद पड़ी है। इतना कम नाभिक का आकार एटम की तुलना में था दोस्तों। तो उनके क्या रिजल्ट थे वो हम देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि अधिकांश कण सीधे निकल जाते हैं, फिर कुछ जो नाभिक से ज़्यादा करीब से निकलते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं छोटे से थोड़े से एंगल से, और अगर सीधे अगर अल्फा कण नाभिक से टकराते हैं तो वापस लौट के आ जाते हैं अल्फा कण। तो उनसे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। नंबर 1 उन्होंने क्या बोला कि अधिकांश भाग खाली या खोखला होता है जहाँ से अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए। इससे ये पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेश भाग पाया जाता है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव से रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो अल्फा कण यहाँ धनावेश नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन द्वारा, ये तो हमें अभी पता है, उस समय पता नहीं था, तो नाभिक द्वारा रिफ्लेक्ट हुए थे। तो इसका मतलब था कि परमाणु के मध्य भाग में धनावेश पाया जाता है। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है। जैसा कि हमने बात की थी कि परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 होती है और नाभिक की जो त्रिज्या उन्होंने बताई थी वो थी 10⁻⁻15, जो इसकी तुलना में बहुत ही कम थी दोस्तों। रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें कक्षा कहा गया, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं, इसलिए ये परमाणु मॉडल सौरमंडल से मिलता जुलता है जिससे सूर्य नाभिक होते हैं और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉनों की तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी रदरफोर्ड ने बातें बताई थी वो 100% बहुत ही अच्छी और एक रासायनिक विज्ञान में आगे क्रांति लाने देने वाली थी। सारे निष्कर्ष उन्होंने बहुत अच्छे बताए कि अधिकांश भाग जो होता है परमाणु का वो खाली होता है, फिर उनमें बहुत ही कम भाग में क्या होता है, वहाँ पे नाभिक होता है जिसमें धनावेश होता है, जिसके कारण अल्फा कण प्रतिकर्षित होते हैं। और उन्होंने इसकी तुलना सौरमंडल से की
तो इस प्रकार से उन्होंने, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस पूरी बात में कि जो जे थॉमसन नहीं बता पाए कि आखिर इलेक्ट्रॉन वहाँ कैसे होते हैं, तो उन्होंने बताया कि स्थिर विद्युत बलों के आकर्षण बल से नाभिक द्वारा वो प्रबलता से बंधे रहते हैं और नाभिक के चारों ओर बहुत तेज गति से वो गति करते हैं।